बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अगेन आप लोगों की डिमांड पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं BS 4 ईयर प्रोग्राम जो में फोर्थ सेमेस्टर में 2019 में बॉटनी का पेपर हुआ था, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, कोर्स कोड बॉट 203। तो उसका सारा पेपर इंशाल्लाह ये ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस और प्लस जो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे वो हम इंशाल्लाह सारे डिस्कस करेंगे। तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जी हम लोग जो है वो एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट आंसर में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था वो था द आउटर सॉल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल इज कॉल्ड। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, नहीं आसान था लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे बीटा और डेल्टा को लेकर, क्योंकि अल्फा हाइपोटोनिक और चार्ली हाइपोटोनिक ये तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन सेल की और बाहर की एनवायरनमेंट की इक्वल नहीं होती। हाइपोटोनिक में बाहर वाली एनवायरनमेंट डाइल्यूटेड होती है और हाइपरटोनिक में बाहर वाली एनवायरनमेंट यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड होती है। वाइल इक्वल कंसंट्रेशन में बीटा ऑप्शन आइसोटोनिक, दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि जो डेल्टा पे लिखा हुआ है न्यूट्रल, न्यूट्रल हम लोग इसमें ज्यादा वर्ड नहीं बोलते जब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लीव्स टर्न एंड बिकम येलो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब लीव्स का जो येलो कलर है या तो वो डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल की वजह से होता है, जारी बात है, और उसमें फिर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी मोस्टली होती है। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस थे अगर आप देखें तो इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फेरस था, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन भी नहीं था, मैग्नीशियम भी नहीं था, अब हम लोग किसका आंसर ले सकते हैं? सो बीटा ऑप्शन पोटाशियम, क्योंकि जो तीसरी चीज आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के हवाले से येलोइंग में मिलती है, और स्पेशली ये पूरा लीफ तो येलो नहीं होता लेकिन उसके जो मार्जिन होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, और टर्न का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है लीव्स टर्न, तो वो फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके मार्जिन जो हैं वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं, तो ये डेफिशिएंसी होती है पोटाशियम की। तो इसी वजह से इसका आंसर था बीटा ऑप्शन पोटाशियम। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, डैश इज द प्रीकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड की जो सिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो मुख्तलिफ जगहों पर आप लोग देखते हैं, तो उसमें जो इन 4 में से अगर इसका प्रीकर्सर आपको किसी को लेना है, जियाटीन, ल्यूटीन, इसी तरह से वायोलेक्जेंथिन और फिर मेवालोनिक एसिड में, तो हम जरा इसकी आउटलाइन देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस की। तो एब्सिसिक एसिड देखें आप लोगों को जो उसकी सिंथेसिस है उसमें जो सबसे पहले स्टार्ट पर बीटा कैरोटीन का नाम लिखा नजर आ रहा है, देन जियाजेंथिन है लेकिन जियाटीन नहीं है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वन आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है एंथ्राक्जेंथिन, और इसी तरह से आल ट्रांस जो है वो बायोलेक्जेंथिन। तो आप लोगों को इसकी जो सिंथेसिस है उसमें बायोलेक्जेंथिन का नाम लिखा क्योंकि नजर आ रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन जो हमारे पास थे उसमें से किसी का भी नाम लिखा नजर नहीं आ रहा इनमें, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली ऑप्शन बायोलेक्जेंथिन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेस एलिमेंट। सो कैल्शियम भी एक आपको मेजर एलिमेंट की फॉर्म में मिलता है जी, जो कि ज्यादा चाहिए होता है प्लांट्स को। पोटाशियम अभी हमने पीछे डिस्कस किया, और मैग्नीशियम भी जारी बात है कि दैट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो इसलिए फिर डेल्टा ऑप्शन ही रह गया। कॉपर, कॉपर इज वन ऑफ द ट्रेस एलिमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट ट्रेसेस में होती है प्लांट्स को, और बाकी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए ये मोस्टली ट्रेस एलिमेंट के तौर पर रोल प्ले करता है। Question number 5, to produce 3 glucose molecules dash ATP and dash NADPH2 molecules are required। ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके आंसर देना था। सो बेसिकली जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें हमें जो ऑप्शन नजर आ रही हैं हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यू नो के जी एक केल्विन साइकिल में जो है वो 9 ATP और 6 NADPH2 यूज होते हैं, बट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। सो दैट्स वाई जब हम 2 केल्विन साइकिल्स की बात करेंगे फॉर 1 ग्लूकोज, तो फिर आप डबल कर देंगे अमाउंट को, तो फिर 9 की बजाय 18 ATP हो जाएंगे, और फिर जो 12 जो है वो 6 NADPH2 की बजाय 12 NADPH2 हो जाएंगे। लेकिन ये एक ग्लूकोज की बात है। अब आपको जो स्टेटमेंट में लिखा नजर आ रहा है वो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को पूछी जा रही है, तो इसलिए इसका आंसर फिर आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो दैट्स वाई द राइट आंसर इज अल्फा ऑप्शन 54 ATPs and 36 NADPH2 molecules are required for the production of 3 glucose molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सी डोरमेंसी किस वजह से होती है? सो जो हार्मोन्स हैं उसमें इथाइलिन कहें या इंडोल एसिटिक एसिड कहें, ये दोनों आप लोगों को मालूम होगा कि सी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, और बाकी साइटोकाइनिन भी ब्रेक करता है, जिब्रालिन भी करता है। तो इनहिबिटर्स में से जो एब्सिसिक एसिड है वो इसको प्रोमोट करता है, जबकि जो डेल्टा पे ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टार्च, वो तो हार्मोन भी नहीं है और उसका सी डोरमेंसी में रोल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बीटा ऑप्शन एब्सिसिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट का ताल्लुक ग्रोथ के साथ होता है स्पेशली। सो इनमें आप लोगों को फोटोनास्टी भी लिखा नजर आ रहा है, थर्मोनास्टी भी, सिस्मोनास्टी भी, और उसके बाद फिर फाइटोनास्टी भी। अब देखें सबके साथ ही नास्टी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि नास्टिक मूवमेंट पहली बात तो नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, जिसमें हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो डेट्स वाई हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का वर्ड यूज नहीं करते। अब जो फोटोनेस्टी है वो भी नॉन डायरेक्शनल नेस्टिक मूवमेंट है, और थर्मोनेस्टी जो है वो भी नॉन डायरेक्शनल जो है वो ग्रोथ मूवमेंट है। तो ये तो डेफिनेटली 100% इसमें शामिल है। और अगर आपने कभी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा हो, तो जो थर्मोनेस्टी होती है इसका दूसरा नाम होता है सिस्मोनेस्टी। तो फिर जो एक ऑप्शन रह गया डेल्टा ऑप्शन फाइटोनेस्टी, दैट इज द आंसर, क्योंकि फाइटोमीन कहते हैं प्लांट्स को। तो फाइटोनेस्टी का मतलब वैसे तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट्स, लेकिन बेसिकली आप लोगों को ये एज अ टाइप नहीं मिलेगा कहीं पे भी वर्ड लिखा हुआ। बाकी तीनों मैंने आपको जैसे बता दिया कि थर्मोनेस्टी ही को हम लोग सिस्मोनेस्टी का नाम भी दे देते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो, बल्कि समटाइम जो थिग्मोनेस्टी है जो टच की वजह से होती है, उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं, और इसमें भी सिस्मोनेस्टी का वर्ड यूज होता है। तो आंसर था डेल्टा ऑप्शन फाइटोनेस्टी। Next, MCQ number 8, the bottom area where production is less than respiration in a pond ecosystem। अब तीन zones आप लोगों ने पढ़े होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। एक लिटरल जोन होता है जहां मैक्सिमम लाइट होती है, देन लिम्नेटिक जोन होता है जहां लाइट की पेनिट्रेशन थोड़ी कम होती है लेकिन स्टिल फोटोसिंथेसिस होती है, और फिर प्रोफंडल जोन होता है जहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं होती। और इसमें इस वजह से आपको जहां पर लिखा हुआ प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वहां पर ज्यादा जरूर होती है, बिकॉज दे आर डीकम्पोजर्स, दे आर यूजिंग ऑक्सीजन एज वेल एज विदाउट ऑक्सीजन, तो वहां पर फिर रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होता है। बट क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो डेट्स वाई वहां पर प्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो हमारा आंसर था अल्फा प्रोफंडल जोन। अब इसमें आपको जैसे ये जोन मैं आपको बता रहा था, ये लिटरल जोन भी नजर आ रहा है, लिम्नेटिक भी, प्रोफंडल भी। ये जो बेंथिक जोन लिखा हुआ है ये बेसिकली बॉटम को कहते हैं। यानी एक तो जो है ना वो लाइफ का जोन है, तो लाइफ का जोन बेंथिक जोन नहीं होता, वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का जोन होता है। यहाँ पर बॉटम एरिया होता है, ऊपर से सेडिमेंट्स के थ्रू जो मट्टी होती है वो नीचे आकर जमा हो रही होती है, तो उसको बेंथिक जोन कहा जा सकता है। लेकिन वहां लाइफ नहीं हम लोग कंसिडर करते, जो लाइफ का एरिया है वो प्रोफंडल है, वो लिम्नेटिक है, और वो लिटरल है। तो इसलिए रेस्पिरेशन का रेट अगर आपको देखना है तो या तो आप लिटरल में देखें, या लिम्नेटिक में, या फिर प्रोफंडल में। तो आंसर था अल्फा ऑप्शन प्रोफंडल जोन। MCQ number 9, the ability of a population to increase under the ideal environmental condition is called। अब चार ऑप्शंस हैं, ये आपको कम्युनिटी इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी ये टर्म्स मिलती हैं। जो नैटेलिटी है ये बेसिकली जो मॉर्टेलिटी है उसका ऑपोजिट होता है। मॉर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट को, और नैटेलिटी कहते हैं बर्थ रेट को। तो इसका आंसर ये हो सकता था, बट नैटेलिटी की आगे दो टाइप्स होती हैं। एक इसमें जो आपको डेल्टा ऑप्शन में लिखा नजर आ रहा है एब्सोल्यूट नैटेलिटी, और दूसरी होती है रियलाइज्ड नैटेलिटी, वो इसमें नहीं लिखी हुई। तो अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आइडियल हो, फेवरेबल हो, तो हम उसको बोलते हैं डेल्टा ऑप्शन एब्सोल्यूट नैटेलिटी। लेकिन अगर वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस तो हो लेकिन आइडियल ना हो, यानी कि फेवरेबल ना हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं रियलाइज्ड नैटेलिटी, कि असल में कितनी बर्थ रेट है। लेकिन जब आप लोगों को कहा जाए कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस आइडियल हैं, तो आइडियल बर्थ रेट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट नैटेलिटी। जो बीटा ऑप्शन है कैरिंग कैपेसिटी, ये नाम से पता चल रहा है कि एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन आ सकती है, उसको हम कहेंगे कैरिंग कैपेसिटी। और बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं कि जितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की किसी के अंदर एबिलिटी होती है, ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करने की एबिलिटी, तो हम उसको फिर बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं उस स्पीशीज का। तो हमारा आंसर था डेल्टा ऑप्शन एब्सोल्यूट नैटेलिटी। लास्ट क्वेश्चन था एमसीक्यूज में, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल या ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, या इन एनी डायरेक्शन या ऑलवेज राउंड डायरेक्शनल। तो आप लोग इसमें डायग्राम भी देख लें। तो एनर्जी फ्लो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ होता है। पहले सनलाइट की एनर्जी प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम में लेकर आते हैं, फिर आगे वो चलती है टुवर्ड कंज्यूमर्स। तो इसलिए क्योंकि ये चेन होती है, तो चेन के अंदर आप लोगों को कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसका आंसर था यूनी डायरेक्शनल। सो ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। ये थे एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं जरा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 2 जो होता है 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C2 एंड C3 प्लांट्स। ज्यादा तौर पर जो पूछा जाता है वो C3 एंड C4 पूछा जाता है, तो ज्यादा डिफरेंस आपने उनका याद रखना है। जो C3 प्लांट्स हैं उसमें कैल्विन साइकिल चलता है, C3 पाथवे चलता है। जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें C4 पाथवे चलता है। फिर एक और आप लोगों ने नाम पढ़ा होता है कैम प्लांट्स, जिसमें क्रासुलासीन एसिड मेटाबॉलिज्म चलता है,
जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं मोस्टली स्टोमेटा को दिन के वक्त जो है वो बंद रखते हैं, रात को खोलते हैं। लेकिन अभी जो आपसे पूछा गया था वो C2 और C3 प्लांट्स। अब आप इसमें प्लांट्स का डिफरेंस बताने की बजाय, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, जितने भी C3 प्लांट्स हैं वो सारे C2 भी शो करते हैं, बिकॉज C2 कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, जो कि जब स्ट्रॉन्ग लाइट होती है दिन के वक्त तो पौधे अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है पौधे के अंदर वो ज्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाती है। तो फिर जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो बजाय जो है वो ऑक्सीजन को अब एज अ सबस्ट्रेट लेने के, वो RUBP के साथ ऑक्सीजन को अटैच करके उसकी ऑक्सीजनेशन करवाता है, और एक 2 कार्बन कंपाउंड जिसको हम ये ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं, तो वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से फिर आप लोगों को वो C2 पाथवे मिलता है। तो मैं इस तरह से जैसे कह रहा था कि वो C3 वाले भी करते हैं डेफिनेटली, वो फिर C4 में भी समटाइम, लेकिन C3 ज्यादा करते हैं C2। तो ये फिर डिफरेंस हम लोग बजाय प्लांट्स का पढ़ने के ज्यादा अच्छा है कि पाथवे का डिफरेंस पढ़ लें, ठीक है। तो जो आप इसमें डिफरेंस बताएंगे वैसे ही बताएंगे। द प्लांट्स शोइंग C2 पाथवे आर नोन एज C2 प्लांट्स, द प्लांट्स शोइंग C3 पाथवे आर नोन एज C3 प्लांट्स। वैसे मैंने आपको जैसे बता दिया कि C3 C2 भी शो करते हैं। तो अब आप इनका डिफरेंस जरा समझ लें, दोबारा से मैंने वैसे थोड़ा सा बता दिया है। तो C2 पाथवे में आप क्या लिखेंगे, द ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, जिसको हम C2 साइकिल कहते हैं, इज द मेटाबॉलिक पाथवे रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन अपटेक एंड द लाइट डिपेंडेंट। जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, C2 लाइट डिपेंडेंट होता है और C3 जो होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ है मेटाबॉलिक पाथवे फॉलोड इन द लाइट इंडिपेंडेंट, तो यहाँ लाइट डिपेंडेंट था C2 में, और C3 में लाइट इंडिपेंडेंट फेज था। और फोटोसिंथेसिस बाय मोस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन्स इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट इज द C3 कंपाउंड, जबकि C2 में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगी, C2 कंपाउंड। और उसमें फिर आपको जैसे सेकंड जो डिफरेंस इसमें लिखा नजर आएगा वो है C2 एंड रिडक्टिव C3 साइकिल्स को एग्जिस्ट। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि ये एक वक्त में ही साथ साथ चल रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स एक ही प्लांट ये दोनों शो कर सकता है, एंड कंबाइंड रिप्रेजेंट टोटल फोटोसिंथेटिक कार्बन मेटाबॉलिज्म, फिर हमने उसको देखना होता है। जबकि दूसरी तरफ दिस इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द राइबोलोज बिसफॉस्फेट इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द कैल्विन साइकिल। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट डू यू नो अबाउट द जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। अगेन आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होता है कि कॉलम बनाकर आप इस डिफरेंस को लिखें। आसान था। जीरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स हैं जो कि पानी की कमी में रहते हैं, पानी उनको बहुत कम अवेलेबल होता है, इसलिए उनकी मोस्टली अडॉप्टेशंस होती हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाइल हाइड्रोफाइट्स को पानी की अवेलेबिलिटी क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, सो दैट्स व्हाई दे प्रमोट द लॉस ऑफ वाटर। तो इनका डिफरेंस इसी बेस पर होता है। अब जीरोफाइट्स में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दीज आर प्लांट्स दैट हैव अडॉप्टेड to grow in the areas with low or no precipitation। precipitation का मतलब रेनफॉल, तो किसी किस्म की कोई बारिश नहीं हो रही, पानी बहुत कम है, डेजर्ट प्लांट्स इनको बोलते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या है, these are plants that have adopted to grow in the areas of high precipitation or inside water bodies। दूसरा डिफरेंस, दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, जबकि हाइड्रोफाइट्स में पुअरली डेवलप्ड रूट सिस्टम क्योंकि उनको पानी की जरूरत नहीं है। नंबर 3, दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ लीव्स टू द वॉल्यूम रेशियो। इनके पत्ते जो होते हैं वो मोटे होते हैं, समटाइम कांटों की तरह के होते हैं, लीव सरफेस एरिया बहुत थोड़ा हो जाता है। हाइड्रोफाइट्स के अंदर लीव सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, फैले हुए पत्ते होते हैं, पतला होते हैं पत्ते, उनकी सरफेस काफी थिन होती है। देन स्टोमेटा का डिफरेंस है, लीव्स हैव थिक क्यूटिकल विद स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस इन केस ऑफ जीरोफाइट्स, and in case of hydrophytes they have thin leaves with no cuticle with stomata on upper surface। लास्ट पर आप एग्जांपल दे सकते हैं रिकेक्टाई, अकेशिया, यूफोर्बिया, जबकि दूसरी तरफ है वाटर लिली, हाइड्रीला एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग वेजिटेशन। अब ये एक्चुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये एक मेथड नहीं, 3 बेसिक मेथड्स हैं, पर उनके आगे 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 फर्दर टाइप्स हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट करके इसका आंसर देना चाहें तो ये अभी जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कुछ इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। देयर आर द फॉलोइंग मेजर मेथड्स ऑफ सैंपलिंग प्लांट कम्युनिटीज। उसमें शॉर्ट करके तीनों का बता दें। 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 ट्रांसजेक्ट मेथड, जिसको मर्जी सीक्वेंस में पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें। सो व्हेन द वेजिटेशन इज टू बी स्टडीड अलोंग एन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट और इकोटोन, जिसको हम ये नाम भी देते हैं, ये भी आप ज़हन में रख लें। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, हाई और लो रेनफॉल एरियाज, और प्रेसिपिटेशन ग्रेडियंट, एडजेसेंट एरियाज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एटसेट्रा। तो वहां पर हम जब सैंपलिंग करेंगे तो क्या करेंगे, अ लाइन इज लेड डाउन अक्रॉस अ स्टैंड or several strands at right angle। This method of linear sampling of vegetation is called transect। दूसरा मेथड है जी क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट आपने वर्ड सुना होता है, ये स्क्वायर शेप में एक हमारे पास सैंपलिंग जो है वो यूं कह लें कि एक स्ट्रक्चर है। So quadrate is a square sample area of varying size
marked off in the plant community for the purpose of detailed studied. So generally, a number of coordinates are studied to acquire the reasonably faithful data to realize different analytic एंड सिंथेटिक कैरेक्टर्स. तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं. अब इसकी डिटेल में मैंने जैसे कहा कि हम शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता तो हम इसका सारा प्रोसीजर आगे फर्दर लिखते. सो इसी तरह से तीसरा मेथड है जी प्लॉटलेस सैम्पलिंग. सो ये क्या है, सैम्पलिंग विदाउट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स और ट्रांजैक्ट. इसमें हम ना तो ट्रांजैक्ट यूज करते हैं ना ही कोऑर्डिनेट यूज करते हैं. सो प्लॉटलेस सैम्पलिंग हम करते हैं. इंडिविजुअल पिन फ्रेम रिकॉर्ड्स में बी रिगार्डेड एज द प्लॉटलेस सैंपल्स. Plotless sampling is most often used for surveys of forest vegetation. अब देखें जंगल में कोऑर्डिनेट यूज नहीं हो सकता, वहां लाइन ट्रांजैक्ट यूज नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई वहां पर हम ये मेथड अडॉप्ट करते हैं. So especially where a rapid inventory is required, so various approaches have been developed. For example, the nearest neighbor sampling method. तो इस तरह से ये आप शॉर्ट करके तीनों के बारे में बता देंगे अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और अगर लॉन्ग आएगा तो इसी को आपने एक्सप्लेन कर देना होता है. So next question number 4, what are the ecological characters? Again वही बात कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, काफी डिटेल है इसकी, लेकिन आप शॉर्ट करके इसको कैसे लिख सकते हैं. पहली बात तो देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब दो मेथड्स हैं या दो कैरेक्टर्स हैं बेसिक. एक है एनालिटिक कैरेक्टर्स, जिनके बारे में हम जैसे मैं लिखा हुआ जी आपको नजर आ रहा है, दे आर डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड इन सैंपल प्लॉट्स. दे इंक्लूड काइंड्स एंड नंबर ऑफ स्पीशीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हाइट ऑफ प्लांट्स एटसेट्रा. तो अगर लॉन्ग आएगा तो इन्हीं 4-5 बातों को आपने एक्सप्लेन करना होता है. दूसरा क्या है, एनालिटिकल कैरेक्टर्स भी आगे दो तरह के हैं, क्वालिटेटिव हैं और एक क्वांटिटेटिव हैं. सो क्वालिटेटिव क्या होगा, डेफिनेटली सो नॉन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जैसे कि स्पीशीज कंपोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन, they are expressed only in qualitative way. और दूसरा जी quantitative, so they are expressed in quantitative terms, they are measured, they measure quantitative characters में include हम करते हैं frequency को, diversity को, cover को, biomass को, leaf size, abundance, dominance. और फिर जब लॉन्ग आता है तो इन्हीं सबको हमने डिफाइन भी करना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है. दूसरा जो करेक्टर होता है इकोलॉजी में कम्युनिटी का, वो है सिंथेटिक करेक्टर्स. सो पहला एनालिटिक और दूसरा सिंथेटिक. सिंथेटिक क्या है, they are derived from the measurement of analytic characters and utilize data obtained in the analysis of number of strands. So these are determined in terms of presence and constants and fidelity. So इसमें तीन चीजों को माइंड में रखा जाता है. Next short question number 5 था, what is the difference between the role of FCC acid and ethylene? ये दो हार्मोन्स हैं, दोनों का आपने कंपैरिजन लिखना था. FCC acid और इथाइलिन को सम टाइम दोनों को ही ग्रोथ इनहिबिटर्स कह दिया जाता है, लेकिन जो मेजर फंक्शनल डिफरेंसेस हैं, जैसे पहले नंबर 1 पे लिखा हुआ FCC acid is the growth inhibitor hormone. It is synthesized within the stem, leaves, fruits and seeds of plants. जबकि इथाइलिन के बारे में आपको पहला पॉइंट क्या मिलेगा लिखा हुआ, most fruits produce a gaseous compound called ethylene that starts the ripening process. यानी कि ये प्रोडक्शन एरिया का डिफरेंस हो गया कि वो स्टेम में, लीव में, फ्रूट्स में, और ये मोस्टली जो है ये गैशियस कंपाउंड. आपने कभी ऑरेंजेस के छिलके को थोड़ा सा दबाया होगा तो उसमें से एक जो है वो गैशियस कंपाउंड रिलीज होता है, तो वही क्या होता है, इथाइलिन. और ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर स्पेशली रोल प्ले करता है. सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है FCC एसिड में इट एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड. ये आपने पढ़ा होता है, जिब्रेलिक एसिड जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और शॉर्ट डे में इनहिबिट करता है, जबकि FCC एसिड लॉन्ग डे में इनहिबिट करता है और शॉर्ट डे में प्रमोट करता है. सो तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट हेल्प्स बाय इंक्रीजिंग द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस. तो ये स्ट्रेस कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है ग्रोथ को, इसी वजह से उस वक्त ये रोकता है. जबकि इथाइलिन का रोल अगर आप फर्दर देखेंगे तो इथाइलिन इज रिगार्डेड एज द मल्टी फंक्शनल फाइटो हार्मोन दैट रेगुलेट्स बोथ ग्रोथ एंड सेनिसेंस. सेनिसेंस कहते हैं एजिंग का प्रोसेस, जो लीफ येलो होना शुरू हो जाते हैं, ये सारा कुछ डिले करने में रोल प्ले कर सकती हैं चीजें कुछ. तो इसमें आपको जैसे उसने कहा रेगुलेट करता है ये इस प्रोसेस को इथाइलिन. और लास्ट पॉइंट, इट प्रोमोट्स और इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड सेनिसेंस प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसंट्रेशन. अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये प्रोसेस में इनहिबिशन का रोल प्ले करना शुरू कर देगा, अदरवाइज ये प्रोमोट करेगा. फिर टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन भी डिपेंड करता है, फिर प्लांट स्पीशीज पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी? सो अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी डिटेल है इसकी, लेकिन आपको दो ज्यादा मेजर मेथड्स मिलते हैं. एक स्कैरिफिकेशन है और एक स्ट्रेटिफिकेशन है. स्कैरिफिकेशन बेसिकली मैकेनिकल जो डोरमेंसी हम ब्रेकेज मेथड कहते हैं, समटाइम बाय हैंड, समटाइम बाय यूजिंग डिवाइसेस लाइक ओवरकम फिजिकल एंड सीड डोरमेंसी. सीड कोट इज इम्परमिएबल, तो उसको हमें खत्म करना होता है. सो उसको आप समटाइम जो है वो सैंड पेपर की मदद से करते हैं. ये सारा कुछ आता है स्कैरिफिकेशन में.
सो थ्री मेथड्स हैं, मैकेनिकल एब्रेशन है, यानी जैसे मैंने सैंड पेपर की एग्जांपल अभी आपको दी। सो इस तरह से हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं। फिर एसिड ट्रीटमेंट में जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। इन सारी चीजों से हम सीड कोड को खत्म करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेक हो जाती है सीड डोरमेंसी। दूसरा जी स्ट्रेटिफिकेशन, ये समटाइम चिलिंग मेथड भी कहलाता है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हम देते हैं बाज़ बात। सो ओवरकम्स द फिजियोलॉजिकल सीड डोरमेंसी, एम्ब्रियो की डोरमेंसी, इंटरनल डोरमेंसी में ये इन्वॉल्व है। मॉइस्ट एंड कोल्ड स्टोरेज, जैसे मैंने कहा जी चिलिंग हम लोग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे। सो फॉर 1 to 9 months तक 32 पर अगर रखा जाए तो उससे भी खत्म होगी। और सम स्पीशीज में रिक्वायर वार्म स्ट्रेटिफिकेशन, बाज़ बात किसी को हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर हो सकता है। और उसकी एग्जांपल्स में जैसे लिखा हुआ वाइबर्नम और रेड बर्ड। नेक्स्ट चलते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन बेसिकली हम अपटेक कहते हैं, जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू मट्टी से पानी जड़ों के अंदर आता है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन में शामिल करेंगे, जिसमें आपने पढ़ा होता है फिर सिम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, वैक्यूलर पाथवे। और जो ट्रांसलोकेशन है वो बेसिकली आपको पता होगा कि ये एसेंट ऑफ सैप, जब हम लोग जाइलम की मदद से पानी को आगे लेके जाते हैं तो वो, वैसे ट्रांसलोकेशन का वर्ड फ्लोएम में यूज होता है। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में लिखा हुआ है वाटर एब्जॉर्प्शन इन लोअर प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस through the whole plant body. In higher plants the mechanism of water absorption is through the root hairs. So root hairs use होते हैं। Plants mainly absorb water from the soil by the capillary action. और दूसरी तरफ translocation of water में water translocation is the transport of ions and molecules from the soil to the desired location that occur in xylem vessels as a result of transpiration stream. और इसको हम ज्यादा रिलेट करेंगे descent of sap के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन हमें शॉर्ट करके लिखना है। पहली बात तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैं आपको जैसे यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि 6 चीजों के नाम लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब आप लोग सबका तो रोल चाहे ना बताएं, लेकिन इसमें से 2 3 का 4 का रोल बता दें। लाइक नाइट्रोजन जो है वो क्या रोल प्ले करता है, मेजर पार्ट है, इसेंशियल सब्सटेंसेस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म सच एज अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स। सो डेफिशिएंसी से क्या होगा, नंबर 1 स्टंटेड क्रॉप ग्रोथ, नंबर 2 क्लोरोसिस, ये हम पीछे बात कर चुके। वीकनेस ड्यूरिंग द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग व्हिच रिजल्ट्स इन लोअर यील्ड्स एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब ये क्या है, अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर उससे भी स्टंटेड ग्रोथ होगी, वीक रूट्स होगी, थिन रूट्स होंगी या थिन शूट्स होंगी, और डार्क ग्रीन, पर्पल और रेड लीव्स होंगे। देन पोटाशियम की डेफिशिएंसी में हमने पीछे बात की थी, ये लिखा हुआ है येलोइंग और बर्निंग ऑफ द लीफ मार्जिन्स एंड डेड स्पॉट्स ऑन द ओल्डर लीव्स। देन सिमिलरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, impacts the young leaves and growth points of the plants, new leaves become hook shaped or look distorted। तो इस तरह से ये आपको 3 4 की मैंने कहा ये आपको डेफिशिएंसीज बस बता देनी है, काफी है। बाकी यानी इनके सबको आप एक्सप्लेन ना करें, लेकिन लाइक मैग्नीशियम मैंने पीछे भी बताया था कि ये भी आपको क्लोरोफिल की क्योंकि कंपोजिशन में मिलता है, तो डेड सेल्स की डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस, येलोइंग लीव्स हो सकती है, एटसेट्रा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म। सो फोटोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पांस टू लाइट स्टिमुलस। ये कर्व आपको दिखाई देगा, स्टेम के अंदर बेंडिंग शुरू हो जाएगी टुवर्ड लाइट, और सम टाइम रूट्स की बात करें तो अवे फ्रॉम लाइट, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो एग्जांपल है जी फोटोट्रोपिज्म की ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट अपवर्ड। और इसी तरह से मैंने जैसे बोला कि ये 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। सो आप अगर इनके साथ डायग्राम भी देख लें तो ये आपको स्टेम के अंदर फोटोट्रोपिज्म नजर आ रही है, जो पॉजिटिव है, जो लाइट की तरफ, अगर सनलाइट बिल्कुल टॉप पर है तो स्टेम बिल्कुल सीधा है, अगर सनलाइट थोड़ी साइड पे आपको नजर आ रही है तो फिर ये बेंडिंग आपको दिखाई दे रही है स्टेम के अंदर, जो कि सेल की इलोंगेशन हो रही है उस तरफ। तो ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से प्लांट में स्टेम में बेंड आता है। बाकी क्या रही, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इज ग्रोथ टुवर्ड लाइट सोर्स, नेगेटिव इज अवे फ्रॉम द जो है वो सोर्स ऑफ लाइट। तो रूट शो करती हैं नेगेटिव और स्टेम शो करता है positive because they need to grow deeper into the ground for plant stability, water and nutrients. लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स। अब ये फोटोपैराडिज्म का जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये खास किस्म के ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं। सो ये एब्जॉर्ब कौन सी का लाइट करते हैं, रेड एंड फार रेड, और ये फ्लावरिंग में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। बाकी आप इसकी डिटेल में क्या लिख सकते थे कि फाइटोक्रोम प्लांट पिगमेंट प्रोटीन है दैट एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड देन इनिशिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज गवर्निंग लाइट सेंसिटिव प्रोसेसेस, जिसमें जर्मिनेशन को हम शामिल करेंगे, ग्रोथ, फ्लावरिंग, और ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये पीआर का मतलब होता है फाइटोक्रोम रेड, और पीएफआर का मतलब होता है फाइटोक्रोम फार रेड। जैसे वैसे ये पिगमेंट रेड और पिगमेंट फार रेड भी
एब्रिविएशन में यूज होती है चीज। और दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे द रेगुलेट एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जिसको हम फोटोब्लास्टी कहते हैं, synthesis of chlorophyll, elongation of seedlings, size, shape and number and movement of leaves and timing of flower in adult plants, जिसको हम फोटोपेरियोडिज्म का नाम देते हैं। यहाँ नीचे अब आपको एक छोटी सी आउटलाइन है, ये डायग्राम नजर आ रही है। रेड लाइट और फार रेड लाइट इंटर कन्वर्टिबल हैं। ये रेड जो पिगमेंट है ये फार रेड में और फार रेड रेड में कन्वर्ट हो सकता है। सो जर्मिनेशन अगेन उसके कुछ फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। डी एटियोलेशन का मतलब होता है जो कि क्लोरोफिल की कमी होती है उसको खत्म करके एटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में चेंज करना। देन इनहिबिशन ऑफ स्टेम एंड पिट्यूलेट इलोंगेशन, देन क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, देन क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, लीफ एक्सपेंशन, ब्रांचिंग, फ्लावरिंग, सेनेसेंस एटसेट्रा। ये सारा कुछ फाइटोक्रोम करवा सकते हैं पौधे में। ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। अब लास्ट पोर्शन था एक्सटेंसिव क्वेश्चंस का। जस्ट मैं उनके क्वेश्चंस आपको बता दूं और उसमें क्या लिख सकते थे आप लोग वो जस्ट बता दूं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी, what are the components of water potential। so basically आप लोग इसमें water potential के साथ साथ solute potential, pressure potential, इनको भी आप लोग फिर sometime metric potential का वर्ड यूज होता है। फिर एक इक्वेशन है जिसमें आपने पढ़ा होता है कि water potential is equal to solute potential plus pressure potential। ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना था इस टॉपिक में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स। अभी मैं आपको बता रहा था फोटो पेरियोडिज्म। तो इसमें फिर आप लोगों को क्लासिफिकेशन में लॉन्ग डे प्लांट्स मिलेंगे, देन शॉर्ट डे प्लांट्स मिलेंगे, देन डे न्यूट्रल प्लांट्स मिलेंगे। आपने उनको डिफाइन करना था, आपने उनकी एग्जांपल्स देनी थी, आपने उसकी आगे फर्दर जो फोटो पीरियड का रोल होता है उसमें वो बताना था। तो ये सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सप्लेन इन डिटेल द क्रेब्स साइकिल इन प्लांट्स। आसान सी बात है, क्या लिखना था क्रेब्स साइकिल को सारा बनाना भी था और उसको एक्सप्लेन भी करना था। सो सीक्वेंस में हर स्टेप को आपने याद रखना होता है। सो 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आया था। अब देखें 10-10 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आए थे। सो 3 क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के थे और एक 6 मार्क्स का था। तो इस तरह 30 मार्क्स पूरे हो गए। और लास्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द लोकल एरिया। तो इसमें आप लोगों को डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेशन है लोकल एरिया में वो आपने एक्सप्लेन करनी थी, जिसमें आप लोग मुख्तलिफ हर्ब्स का, मुख्तलिफ श्रब्स का एटसेट्रा तो उसका भी नाम ले सकते थे। और इसी तरह से आप लोग इसमें किसी भी इकोसिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन डिस्कस कर सकते थे। तो ये थे कुछ हमारे पास सारे क्वेश्चंस 2019 पेपर के। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ 2020 का पेपर भी डिस्कस किया जाए। और इसी तरह से जो बाकी के सेमेस्टर्स हैं, सो 6 है 8 है, उसके भी पेपर जहां तक मेरे से पॉसिबल हो सका मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि बिफोर फाइनल एग्जाम्स आप लोगों को उसकी डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो मिल जाए। तो आप लोग फिर साथ मेरे अटैच रहिएगा और अपने रिलेटिव्स को भी जरूर, जो आपके जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं जो मुख्तलिफ सेमेस्टर्स में अपीयर हो रहे हैं, तो उनको जरूर कहिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो से अपनी हेल्प ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।